हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाली हूँ। मैंने कल आपको पवन सीरीज का अति लघु उत्तरीय प्रश्न पार्ट 1 में कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए जा करके। और ये मैं आपको पवन सीरीज़ का पार्ट 2 कराने वाली हूँ, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया यानी पवन सीरीज़ का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट 2 का पहला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पे। चलिए पहला प्रश्न क्या है। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। तो वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नई रचनाओं या विचारों को प्रस्तुत करता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है सृजनात्मकता। क्या कहलाता है। यह योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है। और इस परिभाषा को किसने दिया था। ड्रेविल जी ने दिया था। किसने दिया था। ड्रेविल जी ने। ड्रेविल जी ने कहा था कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता होती है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपनी नई रचनाओं को, अपने नए विचारों को प्रस्तुत करता है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति की बुद्धि, उसकी शारीरिक रचना, उसकी रुचि, उसका व्यक्तित्व, ये सभी गुण अलग अलग होते हैं, चाहे क्यों ना वो जुड़वा बच्चे हों। व्यक्तित्व भिन्नता क्या होती है। ये व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है। जो व्यक्तिगत भिन्नता के जो जनक थे फ्रांसिस गाल्टन, ये इनके जनक थे व्यक्तिगत भिन्नता के। इन्होंने कहा था कि अगर समान जुड़वा बालक भी होते हैं तो उनके अंदर भी काफ़ी समानताएं होते हुए भी कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक अंतर जरूर पाए जाएंगे। कोई भी ऐसा दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सारे गुण समान हो। ठीक है, किसी ना किसी, कोई ना कोई गुण उनके अंदर क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि गुणों में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। क्या कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। और इसके जनक कौन थे। व्यक्तिगत भिन्नता के जनक कौन थे। फ्रांसिस गाल्टन जी थे। कौन थे। फ्रांसिस गाल्टन जी थे। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे माना है। ठीक है, तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको जीन पियाजे के बारे में उनकी सारी अवस्थाएं बताई हैं कि उन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। तो आपको पता है जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं दी हैं। उनकी 4 अवस्थाएं थी। कौन कौन सी थी। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था। कौन कौन सी अवस्था थी। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जिसे हम इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं या इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी उनकी जो अवस्था थी वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी उनकी अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी आपके प्रश्न में है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था कौन सी बताई थी। तो उन्होंने जो अंतिम अवस्था बताई थी वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक काल। ठीक है, तो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 संवेदी पेशी अवस्था। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और नंबर 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों अवस्थाओं को आप याद कर लीजिएगा। कोई भी एक अवस्था आपसे पूछ ली जा सकती है। फिर आगे बढ़िए। आगे क्या है। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जो थे ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था। अचेतन मन पर अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने मनुष्य के अचेतन मन पर अध्ययन किया था और इन्होंने ही मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना, आपको पता है जो वस्तु हमारे सामने नहीं होती है तो हम उस वस्तु के संबंध में जब चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है? कल्पना कहलाता है। आपको अच्छे से पता है कि जब कोई वस्तु हमारे सामने नहीं होती है तो उसकी हम कल्पना ही करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम उसके बारे में कुछ सोचते हैं या उसके संबंध में कुछ चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? कल्पना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित या समायोजित किया जाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे ये पूछा है कि एक ऐसा उत्पादक जिसके चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पुराने अनुभव को, जो हमारे अंदर पहले से अनुभव हैं, उनको क्या करते हैं, उन पुराने अनुभवों को नए ढंग से संगठित करते हैं या उनको नए तरीके से समायोजित करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तर्क कहलाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? क्या कहा गया है? सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि ऐसी वक्र रेखा हमारी क्या कहलाती है? सीखने का वक्र या अधिगम का वक्र कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। यानी कि तत्पर का यहाँ पे क्या बताया गया? तत्पर का मतलब बताया गया है कि रेडी होना, ठीक है, रेडी होना या तैयार होना, ठीक है। जब कोई बालक क्या होता है, सीखने के लिए एकदम रेडी हो जाता है, एकदम तैयार हो जाता है, तो वो क्या होता है, जल्दी से चीज़ों को सीख जाता है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है और आप पढ़ने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो देखिए आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाती हैं, ठीक है, वो आपको जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी बताया है, यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो आपको पता है यह थॉर्नडाइक के तत्परता का नियम होता है, ठीक है। थॉर्नडाइक ने मुख्य 3 नियम बताए थे, कौन कौन से? पहला आपका तत्परता का नियम है, दूसरा आपका क्या है? अभ्यास का नियम। आप जब किसी चीज़ को सीखने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसको जल्दी से आसानी से सीख लेते हैं, फिर आप उस चीज़ का बार बार जब अभ्यास करते हैं तो आप और भी अच्छे से उसको आपके अंदर क्या होती है, आप अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर आपका है प्रभाव, फिर आप ये देखते हैं कि आपका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने 3 नियम बताए, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम, ठीक है। ये तीनों नियम भी आपको याद करने हैं। अगला देखिए प्रश्न है, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर क्या करता है? सीखता है, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ये कहा है कि गेस्टॉल्टवाद, ये गेस्टॉल्ट सिद्धांत है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत है? गेस्टॉल्ट सिद्धांत है। आपको पता है गेस्टॉल्ट का मतलब ही होता है संपूर्ण आकृति या संपूर्ण परिस्थिति, ठीक है। यह समग्रवाद या पूर्णांकवाद या संपूर्णवाद भी कहते हैं, ठीक है। गेस्टॉल्टवाद को हम क्या कहते हैं? गेस्टॉल्टवाद को हम समग्रवाद क्या कहते हैं? गेस्टॉल्टवाद को हम समग्रवाद कहते हैं या पूर्णांकवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांकवाद, ठीक है। क्या कहते हैं? पूर्णांकवाद, ठीक है। समग्रवाद या पूर्णांकवाद या संपूर्णवाद भी कहते हैं, ठीक है। गेस्टॉल्टवाद का सिद्धांत इसको किसने दिया था? इसको हमारे कोहलर, कोफका, वुड लेविन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था, ठीक है। गेस्टॉल्ट शब्द जो है ये जर्मन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पूर्ण आकृति। यानी किसी भी समस्या को समझने के लिए जब हम संपूर्ण समस्या की जानकारी प्राप्त करते हैं, ये जानकारी जो अनिवार्य होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? गेस्टॉल्ट सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति क्या करता है, जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। देखिए, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अभिरुचि कहलाते हैं और अभिवृत्ति कहलाते हैं, ठीक है। अभिरुचि यानी इंटरेस्ट कहलाते हैं और एटीट्यूड कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो स्मृति के अंतर्गत आती है। ये यूपी टेट का
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं? तो आपको पता है जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं या जो पढ़े लिखे बालक नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उनका जो बुद्धि का मापन जो होता है वो हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा करते हैं। और मैंने आपको बुद्धि लब्धि पूरा एक चैप्टर है, मैंने उसको बाल विकास का जो बुद्धि लब्धि चैप्टर है मैंने उसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है। बुद्धि लब्धि क्या होती है, ठीक है, और शाब्दिक परीक्षण क्या होते हैं, अशाब्दिक परीक्षण क्या होते हैं, ठीक है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मेरे वीडियो में, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो आपने अभी पढ़ा कि बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित जो विकासात्मक सिद्धांत है ये किसने दिया है? विकासात्मक सिद्धांत को जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। आते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास संबंधित तीसरी अवस्था क्या है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि अंतिम अवस्था क्या है, अब क्या पूछा है? तीसरी अवस्था। तो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक काल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि पहली मैंने आपको चारों अवस्थाएं कई बार रटाई हैं कि पहली अवस्था क्या है आपकी, पहली अवस्था आपकी क्या थी, जल्दी से बताइए, मैंने आपको कई बार रटाई है, अब तो आपको रट गई होंगी। तो बालक की जो पहली अवस्था थी वो है संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, और दूसरी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये चारों आप याद कर लीजिए, इनमें से एक अवस्था जरूर पूछी जाएगी, ये आपको रटी होनी चाहिए। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, कृदन, बलबलाना, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था होती है? आपको पता है शैशवावस्था में जब बालक जो होता है, शैशवावस्था का बालक कितने वर्ष का होता है? शैशवावस्था का बालक 0 से 6 वर्ष का होता है, यानी जन्म से 6 वर्ष का बालक होता है। ठीक है, तो जन्म से तो क्या होता है? जन्म से 3 महीने में क्या होता है, जो 3 माह में जो बच्चा होता है वो क्या करता है? अच्छे से बोल नहीं पाता है। ठीक है, जो 3 माह का बच्चा होता है अच्छे से बोल नहीं पाता है, क्या करता है? कृदंत मतलब होता है कि क्या होता है, जब बच्चा देखो रोता है तो अच्छे से रो नहीं पाता है, कि उसकी रोने की भी आवाज़ भी अच्छे से नहीं बच्चे की निकल पाती है, क्योंकि उसकी स्वर जो इंद्रियाँ होती हैं वो अच्छी तरीके से विकसित नहीं होती हैं। बलबलाना, ठीक है, हाव भाव, शब्द भंडार तथा वाक्य निर्माण किसकी विकास अवस्था है? तो ये आपकी भाषा विकास की अवस्थाएं हैं, और भाषा विकास है, और ये किसकी अवस्था है? शैशवावस्था की अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व का वह प्रकार किसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों या समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो आपको पता है जब व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति किसी दूसरे लोगों के लिए या समाज के लिए, लोगों के प्रगति के लिए सोच कर काम करता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, और एक अंतर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी में क्या होता है? बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बहुत ही टैलेंटेड होते, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो इतने चुपचाप रहते हैं, बहुत सीधे रहते हैं, ठीक है, बहुत ही साधारण इंसान होते हैं। तो वो क्या करते हैं? किसी से जल्दी बातचीत नहीं करते, ज़्यादा उन्हें बोलना नहीं पसंद होता, लेकिन उनके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, लेकिन उनको देखने में ऐसा लगता है कि इन्हें कुछ नहीं आता होगा, बट वो क्या होते हैं? ज़्यादा बोलते नहीं हैं, इस मतलब आपने देखा होगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कहलाते हैं लोग। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, CAT यानी चिल्ड्रन एप्रेप्शन टेस्ट क्या है? इसका निर्माण किसने किया? तो यह परीक्षण TAT की तरह से ही होता है, लेकिन अंतर केवल इतना है कि इसका प्रयोग बालकों के लिए होता है। ठीक है, इसमें 10 चित्र होते हैं, चित्रों में पशु मनुष्यों की तरह कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण लियोपोल्ड वेलॉक ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1948 में किया था। ठीक है, और एक आपका परीक्षण होता है TAT। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, एक आपका परीक्षण क्या होता है? एक आपका परीक्षण होता है TAT। ठीक है, एक आपका कौन सा परीक्षण होता है? TAT। ठीक है, टेट परीक्षण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, TAT परीक्षण होता है। तो ये जो आपका TAT परीक्षण होता है, इसको किसने दिया था? इसको मॉर्गन और मरे ने दिया था। किसने? मॉर्गन और मरे ने दिया था। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति क्या होता है, किसी काम को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो हमने आपको अभी बताया था कि सीखने से संबंधित जो नियम जो हैं वो किसने बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बताए हैं। और थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए हैं। अभी आपने ऊपर एक पढ़ा है तत्परता का नियम, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया तत्परता का नियम। दूसरा नियम आपका है अभ्यास का नियम। ठीक है, क्या था? अभ्यास का नियम। ये नियम आप तीनों रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छे से रट लीजिए। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और देखिए ये आपका तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम कौन कौन से बताए हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो मैंने आपको कल चिल्ला चिल्ला कर कितनी बार समझाया कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था। ये आपको मैंने कितनी बार कल बताया था, वन मानुष पर किया था। और किस नामक वन मानुष पर? सुल्तान नामक। ठीक है, सुल्तान नामक वन मानुष के ऊपर कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा चलिए इसके बारे में बता भी देते हैं। इन्होंने क्या किया था? कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवाद के प्रमुख विचारक थे। ठीक है, इन्होंने केनारी द्वीप के टेनेरिफ शहर में वन मानुषों का अध्ययन किया था। तो कोहलर ने अधिगम का सोच का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने कोहलर के अधिगम का सोच का सिद्धांत दिया है और इन्होंने क्या किया था? वन मानुषों पर अध्ययन किया था। और जो कोहलर जी हैं, इन्होंने ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? अब क्या हुआ? कुत्ता जो है इस वातावरण के प्रति क्या हो गया? अनुकूलन करने लगा। ठीक है, अनुकूलित हो गया। वातावरण के प्रति क्या हो गया? अनुकूलित हो गया। वो सीख गया कि जैसे ही बेल बजेगी इसका मतलब मेरा भोजन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो आपको पता है कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन करना, आत्मविश्वास रखना, संवेगात्मक परिपक्वता करना, आत्म मूल्यांकन की क्षमता होना, ये सारी जो आपकी लक्षण जो हैं ये सारे, ये एक अच्छे व्यक्ति के ही हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक अच्छे व्यक्तित्व का ही हो सकता है सारा लक्षण। अब बुरे लोग तो क्या होता है, नियमित दिनचर्या तो होंगे नहीं, सबके साथ समायोजन तो कर नहीं लेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं होगा। तो इसलिए आप ऐसे ही समझ गए होंगे कि ये एक अच्छे व्यक्तित्व का ही लक्षण है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन 2 उप प्रक्रियाओं में किया है? तो आपको पता है इन्होंने आत्मसातन यानी एसिमिलेशन और दूसरा है समंजन यानी ओकोमोडेशन पर किया है। ये 2 प्रक्रिया कौन सी हैं? आत्मसातन और समंजन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? कल से लेकर आज तक मैं बार बार आपको वही प्रश्न, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं? तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो अच्छे से पूरी पवन सीरीज़ के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको तो रट गए होंगे एकदम। मैंने इतना पढ़ाया है, इतनी बार आपको रटा दिया है कि आपको तो अच्छे से, बल्कि परिभाषाओं के जो जिन्होंने परिभाषा दी वो भी आपको रट चुकी होंगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको फिर से समझाना पड़ेगा कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। आप अच्छे से जान गए होंगे सृजनात्मकता वह अवधारणा है, वह क्रिया है, ठीक है, वह अध्ययन है जिसमें क्या होता है, उपलब्ध साधनों से नवीन या अनजानी वस्तुएं, विचार या अवधारणा को जन्म दिया जाता है। देखिए क्या होता है, जो पहले से आपके पास चीज़ें उपलब्ध हैं उनको एक नई तरीके से बनाना, ठीक है, उनको नई वस्तु देना, ठीक है, उनका विचार या उनकी अवधारणा को जन्म दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं, जैसे आप पहले क्या होता था, मोबाइल होता था, खिटपिट वाला मोबाइल होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, उसका नई तरीके से उसकी रचना की गई। अब क्या हो गया, अब एंड्रॉयड फ़ोन आने लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपके पास पुरानी वस्तु है उसी में कुछ नया ऐड कर देना क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत
अब इस डिफिनीशन को भी मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा दिया और हमें भी लगता है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि जो आपके पास जो पहले से वस्तु है उसी में कुछ नया सा ऐड कर देना, ठीक है, जो एकदम अनजान हो लोग, एक नया ऐड कर देना जो कभी किसी ने नहीं देखा हो, एकदम से अचानक से देखा हो, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, सृजनात्मकता कहलाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो व्यक्तित्व क्या होता है, तो व्यक्तित्व क्या है, आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानव शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो देखिए ये आपको डिफिनेशन एकदम रट लेनी है क्योंकि ये आपके डीएलएड में बहुत पूछी जाती है। तो ये डिफिनेशन आल्पोर्ट साहब की, ये आपको एकदम से बहुत अच्छे से रट लेनी है, ये 2019 में भी पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आप इसे रट लीजिएगा। आल्पोर्ट के अनुसार क्या बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मानव शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। अब अगला प्रश्न है आपका, रोरशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने शुरू किया था। तो रोरशा परीक्षण को हरमन रोरशा जी ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, जब औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान को गणना की जाती है। ठीक है, कब किया जाता है, औसत आदि ज्ञात करने के लिए औसत के रूप में मध्यमान की गणना की जाती है। अब मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न है आपका, तो उत्तर इसका क्या है, जब किसी समूह के प्राप्तांकों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में रखते हैं, ठीक है, तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, आप मध्यांक निकालते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई नंबर होते हैं तो उनको क्या करते हैं, या तो आप उनको बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, या फिर आप उनको घटते क्रम में यानी डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, फिर उसके बाद उनके बीच मध्यांक को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो श्रेणी के मध्य बिंदु को मध्यांक कहते हैं। यह प्राप्तांक ना होकर बिंदु होता है जो समूह के दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आप पहले उसको इंक्रीज ऑर्डर डिक्रीज ऑर्डर में, इंक्रीज ऑर्डर में या फिर डिक्रीज ऑर्डर में रखते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं, फिर उनको 2 से भाग कर देते हैं। इस तरीके से फिर क्या होता है, आपका मध्यांक निकल आता है। आगे बढ़ते हैं, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है। सोरेनसन के अनुसार नवजात शिशु का शारीरिक तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी जब आयु किशोरावस्था, जब आप किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं यानी कि 18 से 20 वर्ष के हो जाते हैं, तो आपके अंदर शारीरिक जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होती हैं सब पूरी तरीके से हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य क्रियाएं हो, सभी क्या होती है, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। तो 18 और 20 या 20 वर्ष की जो उम्र में क्या होता है, आप अच्छी तरीके से पूरी तरीके से आपका शरीर तैयार हो जाता है। तो सोरेनसन के अनुसार ये बताया गया कि जब नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि या विकास करता है, यानी तब तक बढ़ता है या विकास करता है जब तक वह एक वयस्क शरीर नहीं हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, टीएटी का संबंध किससे है। ठीक है, तो टीएटी का संबंध किससे है, टीएटी का संबंध व्यक्तित्व मापन से होता है। आगे बढ़ते हैं, और टीएटी को अभी मैंने आपको बताया कि टीएटी को किसने दिया था, मॉर्गन और मरे ने दिया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सक्रिय विस्मृति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सक्रिय विस्मृति क्या होता है, समय के साथ नई विषय वस्तु के सीखने में पुरानी विषय वस्तु का विस्मरण होने लगता है। ठीक है, समय के साथ साथ आप क्या करते हैं, जब आप नई नई वस्तुओं को सीखते हैं तो पुरानी वस्तुएं क्या होता है, आप भूलते चले जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया है। ठीक है, आगे देखिए अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। ठीक है, अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। गुण के शब्दों में, यानी गुण साहब जो थे उन्होंने क्या बताया कि प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने यानी किसी काम को शुरू करने के लिए, फिर उस काम को जारी रखने के लिए और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, किसी काम को शुरू करने के लिए और उसको जारी रखने के लिए और नियमित करने के लिए किया जाता है, की क्रिया जो होती है प्रेरणा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। ठीक है, अभी आपने सीखने की जो अधिगम के सीखने की जो प्रक्रिया वो थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, अब हल ने क्या बताया है, हल के सीखने के सिद्धांत का तात्पर्य है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यानी आप जब भी सीखते हैं क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता होती है। यदि कोई काम जब पशु या मानव की किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है तो वह उसको सीख लेता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब हाई स्कूल इंटर और आप डीएलएड किस लिए कर रहे हैं, अभी आपको टेट
पास करना है, फिर सुपर टेट, फिर आप जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए ही तो पढ़ रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, या बीएड कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो आप जब ही सीखते हैं, आप जब ही पढ़ते हैं जब आपको उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो हल ने कहा है कि सीखने का सिद्धांत वो होता है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। अगर कोई काम पशु या मानव किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है तो वह उसे सीख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो वुडवर्थ के शब्दों में, यानी वुडवर्थ जी ने क्या कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया है। गेट्स एवं अन्य के शब्दों में क्या कहा गया कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है? अपने अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक को 2 कारण लिखिए, ठीक है। जो बच्चों के जो भाषा विकास में जो अवरोध आते हैं उनके 2 कारण लिखिए। तो भाषा विकास में अवरोधक कारण है स्वास्थ्य, ठीक है, बुद्धि, सामाजिक या आर्थिक दशा, भाई बहनों का प्रभाव, द्विभाषाई वातावरण, संगी साथी अथवा समवयस्क समूह, ठीक है। तो इसके अवरोधक क्या होते हैं? क्या कारण होते हैं? या तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, तब आप क्या होता है, रुकावट होगी, ठीक है, बुद्धि की वजह से हो जाता है, सामाजिक और आर्थिक दशा की वजह से भी हो जाती है, भाई बहनों के प्रभाव से कि वो भाई है तो भाई को पढ़ना चाहिए, बहन को नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो लड़की है लड़का, इस तरीके से प्रभाव अगर पड़ेगा तो भी होगा। द्विभाषीय वातावरण, जैसे आप क्या होता है, आपने पहले हिंदी सीखा, ठीक है, अब आप अमेरिका चले गए तो वहाँ सब इंग्लिश ही इंग्लिश बोले तो थोड़ा सा आपका जो आपकी जो सीखने की जो क्षमता है, आप जो सीख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, जब धीरे धीरे उसको भी सीख जाते हैं तो उस टाइम, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, आपको क्या होता है, अवरोध होता है। फिर संगी साथी अथवा समवयस्क समूह, ठीक है, यानी आपके संगी साथी अच्छे होने चाहिए और आपके समूह में जितने भी सदस्य हैं वो भी सही होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो डॉक्टर जोन्स के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष होती है, ठीक है। देखिए, हमने आपको कल वाला वीडियो है जो पार्ट 1 मैंने आपको पवन सीरीज का बताया है, तो उसमें मैंने कई बार ये बताया है कि बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? शैशवावस्था की आयु 0 से 5 या 6 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की आपकी 5 या 6 से 12 वर्ष होती है। और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष होती है। मैंने आपको कई बार बताया और आपने अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो आपको पता है जन्म के समय शिशु के अंदर 3 संवेग पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा, हर्ष सब दिया हुआ है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, हो सकता है ये भी पाए गए हों। तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, घृणा और हर्ष, इतने संवेग पाए जाते हैं। अब देखिए, बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन कैली व थर्स्टन ने किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अभी आपने बाह्यमुखी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा, अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? देखिए, इस प्रकार का व्यक्तित्व उन व्यक्तियों का होता है जिनका स्वभाव, आदतें व गुण बाहर रूप से प्रकट नहीं रहते हैं, ठीक है। वो बाहर क्या होता है, वो अपने जो है वो टैलेंट को बाहर बताते नहीं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ये वो सब इस तरीके के नहीं होते हैं, ठीक है। ये आत्म केंद्रित होते हैं और सदा अपने में ही खोए रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बौद्धिक स्तर बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 90 से 109 तक होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? मैंने आपको कई बार, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको 2 बार बताया है बहुत अच्छे से कि TAT ये एक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, ये एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है और इसको मार्गन और मरे ने 1935 में किया था, ठीक है, इसका निर्माण किया था। अगला प्रश्न है आपका, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, वो क्या कहलाता है? देखिए, जब क्या होता है, जब आपके पेशियां और मांसपेशियां, आपकी हड्डियां जब आपकी मजबूत हो जाती, पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती, पूरी तरीके से क्या होती है, एक काम करने के योग्य हो जाती हैं, तो वो अवधि आपकी क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती। क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
पावलोव के सीखने के संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो आपको पता है कि मैं आपको अभी ये कई बार, ये भी पिछले भी वीडियो में आपको बताया और इस वीडियो में भी आपको एक बार बता चुके हैं। अभी ऊपर प्रश्न आया था, किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। क्या होता है, घंटी बजती है, घंटी बजते ही कुत्ते की लार बाहर, कुत्ता क्या करता है, लार निकालने लगता है, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि घंटी बजी है तो मुझे भोजन मिलेगा, ठीक है। तो भोजन मिलने की वजह से वो लार टपकाने लगता है। तो पावलोव ने के सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया था? कुत्ते पर किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रयास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? ठीक है, किसके? प्रयास, भूख, निद्रा, ठीक है। प्रयास करने पर या भूख लगने पर या नींद आने पर प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो प्रतिष्ठा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। यानी आपने जो पहले जो आपने ज्ञान सीख लिया है, जो आपने पहला कुछ भी सीखा है, आपने अपने वातावरण में जो भी सीखा है, उसको क्या होता है, उसको पुनः स्मरण, यानी फिर से उसको आप नहीं समझ पाना या फिर से वो भूल जाना, क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका पुनः स्मरण न कर पाना क्या कहलाता है? विस्मृति कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? तो वो संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, ठीक है, या दोहराना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? बार बार। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार, या क्या होता है? या होता है दोहराना, ठीक है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? दोहराना, ठीक है, बार बार या दोहराना। तो क्या होता है, जब भी किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। ऐसे ही याद रखना, जब वो बार बार आएगी, सबसे अधिक बार आती है या कोई चीज़ दोहराई जाती है तो उसे हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। और मैं कैसा पढ़ाती हूँ प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, क्योंकि इससे मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप बताते हो मैं कैसा पढ़ाती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा ना। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।